काठगोदाम में पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने कहा, सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता। देहरादून में एमडीडीए ने अवैध प्लॉटिंग तोड़ी। शिमला बाईपास पर 2 अवैध निर्माण सील। छरबा में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण। चमोली में नाबालिग छात्रा के यौन शोषण के आरोप में गेस्ट टीचर यूनुस अंसारी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का निवासी, चमोली का स्थायी निवास और ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया, फर्जी पाए गए प्रमाण पत्र। लक्सर रेलवे स्टेशन पर अब अमृत भारत एक्सप्रेस और दुर्ग्याना एक्सप्रेस का स्टॉपेज। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से मिली सफलता। त्रिवेंद्र रावत ने रेल मंत्री का जताया आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गोलापार हेलीपैड पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वो सीआरपीएफ परिसर में काठगोदाम पहुंचे और पूर्व अर्धसैनिक सैनिकों के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड केवल देवभूमि नहीं बल्कि वीरभूमि है, यहाँ सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है। उन्होंने देश के लिए जान देने वाले वीरों को नमन किया। हल्द्वानी के मनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण और डेमोग्राफिक बदलाव पर उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाकर राज्य में बदलाव करने वालों की जांच की जा रही है और सभी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, हमें पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी उस पर जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप हम सब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए। देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को ख़राब किया है, गलत तरीके से यहाँ पर तमाम प्रमाण पत्र लिए हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और ये अभियान हमारा लगातार चलेगा। देहरादून में राजभवन के मुख्य द्वार पर लोक भवन नाम अंकित कर फिर से स्थापित किया गया। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की स्वीकृति से राजभवन को आधिकारिक रूप से नया नाम लोक भवन दिया गया है और इसी क्रम में राजभवन के मुख्य द्वार पर भी लोक भवन नाम अंकित कर फिर से स्थापित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि संविधान में लोक यानी कि जनता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि लोक भवन उत्तराखंड के नागरिकों के लिए संवेदनशीलता और जन सेवा का केंद्र बनेगा। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि कांग्रेस नेता हरीश रावत का वोट उनके विधानसभा क्षेत्र माजरा के बूथ नंबर 74 क्रमांक 717 पर दर्ज है। उनका कहना है कि ये वोट एक प्राइमरी स्कूल में है और इसीलिए संदिग्ध है। चमोली ने कहा कि यही वजह है कि हरीश रावत एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतने बड़े नेता का वोट फर्जी हो सकता है तो कई और लोगों के वोट भी फर्जी होंगे। जब मैंने वोटर लिस्ट खंगाली तो मुझे देखने में आया कि माननीय हरीश रावत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं, उनका वोट मेरे यहाँ माजरा में बूथ नंबर 74 पर बना हुआ है और 717 उनका क्रमांक संख्या है। अब समझ में आता है हरीश रावत जी एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। उनको मालूम है जैसे एसआईआर लागू होगा सबसे पहले उनका नाम कटने वाला है। और ऐसे न जाने कितने, जब कांग्रेसी नेताओं के ये हाल हैं तो कितने ऐसे फर्जी वोट उन्होंने अपने नीचे कार्यकर्ताओं से बनवाए होंगे, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और जब उनके वोट कटेंगे तो दर्द तो होगा और वो दर्द पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। इसी के लिए कांग्रेस का अभियान चल रहा है। देहरादून के चक्राता में एक गर्भवती महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। इससे 2 दिन पहले चमोली में एक शिक्षक को बच्चों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा है कि अपराधी का कोई धर्म या फिर समाज नहीं होता और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन अपराधों को क्षमा नहीं किया जाएगा। अब
अपराध और अपराधी का कोई भी समाज नहीं होता, और जिसके अपराधी के दिमाग में अपराध पनपता है और उसके बाद उसे कड़ी सजा देना सरकार का काम है, एक उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका का काम है। और अब इस तरह के अपराधों को क्षमा नहीं किया जा रहा। न्यायपालिका भी इस पे सख्त है और कार्यपालिका भी इस पे सख्त है, शासन प्रशासन भी सख्त है। तो निश्चित तौर पर इस तरह का कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधानों के तहत सजा मिलनी चाहिए, और न्यायपालिका इसमें अपना काम बखूबी निभा भी रही है। सरकार हर तरीके से सुरक्षित अपनी बेटियों को रखने की पूरी कोशिश करती है। चाहे हमारी जो बच्चियां जाती है, अगर कोई महिलाएं भी अगर कोई नौकरी करने की जा रही तो उन बसों में भी महिला कंडक्टर रखने की बात करी है। चौकी थानों में भी हमारी अलग से हमारी महिला इंस्पेक्टर को रखा गया है कि हमारी बहन बेटियां जाकर के वहाँ रिपोर्टिंग कर सकती हैं। और स्कूलों में भी उन बच्चों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर हमारी पुलिस हमेशा तैनात रहती है। पर कांग्रेस मुझे लगता है कि अपना इतिहास नहीं देखती, केवल और केवल आरोप लगा करके सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहती है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके 2027 कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। पर अभी 2027 बहुत दूर है कांग्रेस के लिए। पर इस तरह की राजनीति ना हो, जो हमारी बच्चियों के साथ कम से कम इस तरह की राजनीति कांग्रेस को ओछी मानसिकता के साथ नहीं करनी चाहिए। बसपा के उत्तराखंड प्रभारी विजय सिंह ने कहा है कि इस बार पार्टी राज्य की सभी विधानसभा और स्थानीय चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि कम से कम 20 सीटों पर बसपा की जीत पक्की है। उनका यह भी कहना है कि उत्तराखंड में सत्ता की चाबी अब बसपा के हाथ में होगी। बसपा प्रदेश प्रभारी विजय सिंह जी हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। 2027 आ गया है, चुनाव की तैयारी में सब पार्टियां जुटी हुई हैं। बसपा ने किस तरह का रोड मैप जीत के लिए बना है, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार की विधानसभा में विधायक शहजाद द्वारा उठाए गए थे। प्रभारी जी, जिस तरह से उत्तराखंड में एक पहले विधायक हैं मोहम्मद शहजाद ने बसपा के, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया कि मूल निवास को लेकर के भेदभाव यानी कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है हरिद्वार की जनता के साथ में, आप किस तरह देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में, यानी 2027 का चुनाव जो है हिसाब मिशन के रूप में देख रहे हैं, आपने तैयारी भी कर दी है, मुझे पता लगा कि आप जगह जगह जा करके रोड शो कर रहे हैं और अपने कार्यक्रम में जुट गए हैं, तो किस तरह का रोड मैप रहेगा? क्या इस मुद्दे को इस आने वाले चुनाव में उठाया जाएगा? इससे पहले कोई और तैयारी है? इस मुद्दे को हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। जैसे यहाँ मीटिंग की है, उससे पहले एक जगह और मीटिंग करी है, 4-5 मीटिंग है। डेली हमारा काम है गांव-गांव जाकर के इस मुद्दे को घर घर पहुंचाना है और एक माहौल तैयार करना है। जो हमारे माननीय विधायक जी ने किया है, बहुत बढ़िया किया है, और सभी जगह से समर्थन मिल रहा है, हर जाति से, हर बिरादरी से, हर धर्म से, सब लोगों से सहयोग मिल रहा है। यही हमारा मुद्दा रहेगा चुनाव में। इस बार पार्टी क्या स्थानीय लोगों को, जैसा कि ये भी कहा जाता है कि भाई उस क्षेत्र के कैंडिडेट को दूसरी जगह भेज दिया गया, क्या बसपा में इस तरह की कुछ चीज़ें भी चल रही हैं? आप भविष्य में इस तरह का रोड मैप बना रहे होंगे? हम केवल स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे, हमारे विधायक जी हैं आपको लड़ाएंगे, और विधायक जी के लिए सब लोग बहुत अच्छा माहौल है, हर व्यक्ति इनको चाह रहा है। बहन जी भी आपको बिल्कुल मान के चलो, बिल्कुल सब सहमत हैं, आप ही चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और आगे आने वाले समय में आप मान के चलिए कम से कम हमारी 15-20 सीटें जरूर आएंगी। जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग है, हम लोकल लोगों को लड़ाएंगे, बाहर के लोगों को नहीं लड़ाएंगे। यानी कि सत्ता की चाबी इस बार बसपा के हाथ में रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मानते हैं आप? हमारे बगैर सत्ता गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी। चलिए, प्रदेश प्रभारी हैं, साफ तौर पर एक तरह से घोषणा कर रहे हैं कि जो पार्टी ने रोड मैप बनाया है 2027 के चुनाव में जाने के लिए, वो मजबूत है, बुनियादी है। आने वाले समय में पार्टी कितना प्रदर्शन करती है, कितना अच्छा प्रदर्शन करती है, ये देखने वाली बात है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर अक्सर। पौड़ी में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें जिले के सरकारी स्कूलों की स्वच्छता और हरित वातावरण की जांच की गई। बैठक में कुल 18 स्कूलों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 8 स्कूलों को अगले चरण में स्वच्छ और हरित स्कूल के रूप में विकसित करने के लिए चुना जाएगा। सभी स्कूलों ने अपनी रिपोर्ट दी और समिति ने स्कूलों में साफ सफाई, शौचालय, साफ पानी, कचरा प्रबंधन और हरे भरे परिसर जैसी सभी चीजों का निरीक्षण किया। समिति ने अपने निष्कर्ष जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय की रेटिंग के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे जनपद के जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे हमारे सरकारी, प्राइमरी या जूनियर स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज, उन सभी के संबंध में रेटिंग की जानी थी, जिसमें हमारे ब्लॉक स्तर पे हमारे जितने भी पीयू के माध्यम से जिनका परीक्षण किया गया था, विद्यालयों के द्वारा स्वयं अपना मूल्यांकन किया था। तत्पश्चात हमारे पास
लगभग 18 विद्यालय हमारे पास सिलेक्ट होकर आए थे, जिसमें से 8 विद्यालयों का चयन किया जा रहा था। रुद्रप्रयाग में मानसून काल में व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त जवाड़ी बाईपास का डीएम ने निरीक्षण किया। डीएम यहां पर पहुंचे और उन्होंने इसका निरीक्षण किया। डीएम प्रतीक जैन ने स्थलीय निरीक्षण किया है। डीएम के साथ पीएचडीसी की विशेषज्ञ सर्वे टीम भी मौजूद रही। इस दौरान भूधसा प्रभावित हिस्सों, संभावित सिंकिंग जोन और कटाव क्षेत्रों का परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जवाड़ी बाईपास क्षेत्र में कुछ पुरानी जलधाराएं हैं जो भूमि को अंदर से खोखला कर सिंकिंग जैसी स्थिति पैदा करती हैं। साथ ही अलकनंदा नदी के किनारे पहाड़ी के तल वाले हिस्से में कटाव बारिश के दौरान बढ़ जाता है और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सड़क का पुनर्निर्माण वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा। मेन उद्देश्य यहाँ पे आज निरीक्षण का यही था कि किस तरह से टीएचडीसी सर्वे कर रहा है, क्योंकि एक बार जब ये सर्वे रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो करीब अगले हफ्ते तक 10 से 15 दिसंबर तक हमारे को एक फाइनल डीपीआर टीएचडीसी बना के देगा और उसको एनएच भी असेस करके हमारे यहाँ के जो लोकल इंजीनियर्स हैं वो भी असेस करके फिर भारत सरकार इसका रिपेयर का जितना भी एस्टिमेट है उस पूरी डिटेल डीपीआर को भारत सरकार तक भेजेंगे और उसके बाद एनएचएआई द्वारा इस रिपेयर को सैंक्शन किया जाएगा। जैसे जैसे मई जून का टाइम आएगा और उस टाइम पे यात्रा का लोड भी बढ़ेगा, ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा, तो हम इस रोड को किस तरह से उस टाइम पे यूज़ कर पाएंगे और किस तरह से टेम्पररी ट्रीटमेंट इस रोड का उस टाइम तक कर पाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और उसी हिसाब से सारे इंजीनियर्स को ब्रीफ भी किया जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर आरसी पंत ने जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर पंत ने अस्पताल के सभी स्टाफ का परिचय लिया और काम की समीक्षा की। उन्होंने लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, बर्थ, वेटिंग रूम, इमरजेंसी और सफाई देखी। डॉक्टर पंत ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी जल्द पूरा की जाएगी। बहुत अच्छा है और कई यहाँ पे हमारे गैप्स हैं जिसमें जैसे कुछ विशेषज्ञों की, चिकित्सकों की कमी या इत्यादि, या पुराना बिल्डिंग प्रतीत हो रहा है। एक यहाँ बीपीएमयू बना हुआ है, वो काफ़ी ठीक स्थिति में है। ओटी बहुत अच्छी स्थिति में है। उसके अलावा स्टाफों से भी मैंने प्रतिक्रिया ली तो बहुत अच्छे उसमें हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ें उनकी जैसे छोटी मोटी चीज़ें जो आधारभूत गैप्स हैं तो मैंने उसको संकलित कर करके हम वहाँ जा करके उसको विचार करके उसका निराकरण करवाएंगे। बाकी सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त थी और जो कि बिल्डिंग थोड़ी सी पुरानी है उसमें जो आवश्यकता है कि उसको रेनोवेशन या इत्यादि की ज़रूरत, बाकी गैप्स इन सब मैंने संकलित कर ली है। आज देहरादून से निदेशक डॉक्टर आरसी पंत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने काफ़ी गहनता के साथ पूरे हमारा अस्पताल का निरीक्षण किया। साफ़ सफाई व्यवस्था और जो इस तरह की जो मरीजों की संख्या है जो 500-600 के आसपास, हमारी जो लेबर रूम है, हमारा जो बीपीएचयू है, वार्ड हैं और ख़ासकर जो बर्थ वेटिंग रूम है उसकी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की है। साथ ही जो यहाँ पर 50 बेड का करने का और स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की कमी है या स्टाफ की कमी है उसको शीघ्र पूरा करने का उन्होंने ठोस आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर जिलाधिकारी मरु दीक्षित ने अवैध खनन को रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया। लक्सर के रामपुर, रायघटी और भिक्कमपुर, जीतपुर क्षेत्रों में खनन विभाग की टीम ने अचानक से छापा मारा और 8 जगहों पर जमा अवैध रेत को जब्त किया, भंडारण को सील कर दिया। साथ ही 7 ट्रैक्टर ट्रॉली भी कब्जे में ले ली। जिला खान अधिकारी कासिम खान ने बताया कि अनियमितताओं की वजह से ई-रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। जनपद में जब भी अवैध खनन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो हम लगातार उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में कल हमको कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी लक्सर एरिया में अवैध खनन की, जिसके क्रम में हमने टीम भेजी थी और वहाँ पर कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलीज, 6 से 7 ट्रैक्टर ट्रॉलीज, कुछ अवैध भंडारण जो बनाए गए थे और आज भी हमारी कार्रवाई जारी है। आज भी कुछ स्टोन क्रशर्स और कुछ जगह आज भी छापेमारी की जा रही है। सभी जगह जहाँ जहाँ पर भी अनियमितता पाई जाएगी वहाँ पर हम प्रॉपर लीगल मानक के अनुसार जहाँ जहाँ भी अवैध खनन के या तो भंडारण या फिर कोई स्टोन क्रशर अवैध रूप से चलता हुआ ये पाया जाएगा तो आगे भी कार्रवाई करते हैं। टिहरी उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में कंडी सौड़ तहसील क्षेत्र में स्टोन क्रशर पर छापेमार कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान कई स्टोन क्रशरों पर संचालित
संचालक संबंधित अनुमति और भंडारण से जुड़े अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही कई अनियमितताओं को लेकर लोगों में रोष भी देखने को मिला, जिस पर उपजिलाधिकारी ने संबंधित अभिलेख 4 दिसंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही भंडारण नियमों और स्टोन क्रशर नियमावली का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। धनौल्टी में जिलाधिकारी के निर्देश पर FLD 5 वाइन शॉप का राजस्व विभाग ने अचानक निरीक्षण किया और निरीक्षण में ये पाया कि शराब की कीमत तय मूल्य से अधिक ली जा रही थी। रॉयल स्टैग का हाफ 410 रुपये का और 420 में यहाँ बेचा जा रहा था। दुकानदार ने बिल भी नहीं दिया। बिल बनाने की मशीन भी खराब थी। स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड में भी अंतर पाया गया। साथ ही दुकान के CCTV कैमरे भी बंद मिले। और बात करेंगे टिहरी की, जहां पर शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग को लेकर उप जिलाधिकारी टिहरी ने कंडी सौड़ बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शराब के ओवर रेटिंग की पुष्टि हुई, जिस पर उप जिलाधिकारी ने चालान की कार्रवाई की और उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी भेज दी है। टिहरी डीएम नितिका खंडेलवाल ने लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित काश्तकारों के साथ बैठक की है, जिसके बाद बांध प्रभावितों को अनुदान राशि प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने यह बताया कि पूर्व में अर्जित भूमि के एवज में कोड़ा गांव के 27 काश्तकारों को लगभग 8.5 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया। ऋषिकेश के पास राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज में 7 साल के बाद हाथी सफारी शुरू हो गई। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों इस नए अनुभव को लेकर खुश हैं। प्रमुख वन संरक्षक RK मिश्र ने कहा है कि हाथी की पीठ पर जंगल देखना बेहद रोमांचक अनुभव है। ये सफारी न सिर्फ पर्यटकों को नई गतिविधि का मौका देगी बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचाएगी। साथ ही इससे जंगल और जानवरों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। ये एक डेफिनेटली रोमांच की बात होता है। जो लोग कभी हाथी देखे नहीं होंगे या दूर से देखे होंगे, लेकिन उसके मैंने पर्यावरण दृष्टि से या पर्यटन दृष्टि से एक जिस एरिया में वो उनको डेजिग्नेट कर गया है कि आपने यहाँ पर हाथी के पीठ बैठ के सफारी कर सकते हैं, जंगल का नज़रिया पूरा अलग दिखता है हाथी का पीठ से। उसमें जानवर का मूवमेंट हो, ग्रासलैंड हो, वाटर होल हो, जो आपने गाड़ी में नहीं देख सकते, आप हाथी का पीठ से एक हाइट है वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि हाथी और मानव का बहुत पुराना रिश्ता है, तो हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिफरेंट स्टेट्स में ये हो रहा है। इसमें होता है कि जो इम्प्रेसिबल एज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इस टाइप बच्चे होते हैं जिनके सामने कैरियर पूरा रखा हुआ है और ये जंगल के प्रति प्रेरित होते हैं, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, या एक साधारण नेचर के प्रति अपना जो एक लगाव है, अगर हमने इसको इंस्टिल कर सके तो भविष्य में डेफिनेटली एक अच्छा फोर्स, यूथ का फोर्स हो जाएगा, जिन्होंने डेडिकेटेडली फॉरेस्ट एवं वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के काम करेंगे। धनौल्टी में विश्व विकलांगता दिवस पर DRC ढाड़ा की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई और रैली में प्रतिभागियों ने दिव्यांग लोगों के अधिकार, समान अवसर, समाज में उनकी भागीदारी का संदेश दिया। स्थानीय लोग भी इस रैली में बढ़ चढ़कर शामिल हुए। सभी अतिथियों का शॉल और बैज पहनाकर स्वागत किया गया। आज विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर हमने पूरे थत्यूड़ में एक रैली निकाली, जिसमें हमारे साथ स्कूल के कई बच्चे थे और हमारे बच्चे जो विकलांग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और हमने पूरे बाज़ार से रैली निकाली। मेन उद्देश्य ये था कि हम एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि विकलांगता जो है एक बोझ नहीं है, बल्कि ये भी हमारे समाज के अपने लोग हैं और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें एक ऐसा वातावरण बना के दें हमारे समाज में कि वो हमारे साथ मिलजुल के हर कार्य में सहभागिता ले सके। मैं सबसे पहले कम्युनिटी हॉस्पिटल जो यहाँ पर ये संस्था है, इनके द्वारा चलाई जा रही है, इनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ
कि हमारे क्षेत्र के जितने रिटायरमेंट कर्मचारी संगठन के साथी हैं सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। और हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम का आज मैं पहली बार इस कार्यक्रम में रहा है, जो कि कम्युनिटी हॉस्पिटल द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था विकलांगों में की गई है। इनको जो है व्हील चेयर देना, इनके स्वास्थ्य के उपचार की व्यवस्था करना, हमसे जो भी सहयोग होगा हम इस संस्था के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, सहयोग करने के लिए। हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रयासों से भारत एक्सप्रेस यानी कि अमृत भारत एक्सप्रेस और दुर्ग याना एक्सप्रेस अब लक्सर रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। बीजेपी नेता मोहित कौशिक, जिला पंचायत सदस्य मनीष प्रधान और सभासद अंकुर चौधरी ने कहा कि कोरोना के समय कई ट्रेनों को लक्सर से रद्द या फिर रूट बदल दिया गया था। क्षेत्र की जनता की मांग पर सांसद रावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लिखित में मांग की थी, जिसे उन्होंने मान लिया। 3 नेताओं ने सांसद और रेल मंत्री का आभार भी जताया। कहा कि इस लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से एक हमने ज्ञापन दिया था और माननीय सांसद जी के निवेदन पर उन्होंने 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का अभी वर्तमान में ठहराव जो है वो उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और आगे भी प्रयासरत है माननीय सांसद जी कि अन्य ट्रेनों का भी यहाँ ठहराव हो, कुछ ट्रेनें यहाँ से चलें हैं और यहाँ के क्षेत्र की जनता को जो रेल समस्याएं हैं उनसे निजात दिलाई जाए। सबसे पहले माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ कोरोना टाइम में बहुत सारी ट्रेनें बंद कर दी गई थी और क्षेत्र के सभी व्यापारियों की उस सब की डिमांड थी कि कुछ ट्रेनें यहाँ पे रोकी जाएँ, क्योंकि काफ़ी व्यापारी यहाँ से सहारनपुर से रुड़की से अप डाउन करते हैं। उनके लिए बड़ा ही मामला इस ट्रेन को ना रुकने से होता। और ये ट्रेन जो माननीय सांसद जी के आवेदन से यहाँ पर रोकी गई है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे हरिद्वार क्षेत्र से सांसद हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जो ये 2 ट्रेनों का ठहराव हमें मिला है, इससे हमारे पूरे भारतवर्ष में जाने का एक साधन हमें प्राप्त हो गया है। इसके लिए रेल मंत्री जो हैं उनका भी धन्यवाद है और माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। टिहरी में मुख्य विकास अधिकारी के सभा कक्ष में दिव्यांग लोगों के लिए बैठक हुई। इस दौरान कई दिव्यांगों को व्हील चेयर और वित्तीय मदद के लिए चेक दिए गए। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि सरकार दिव्यांगों की भलाई के लिए काम कर रही है, उनकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा। उन्होंने दिव्यांगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। और उनके साथ पहले जो है ईश्वर ने या कुदरत ने या भाग्य ने जो है उनके साथ जाति की है, लेकिन हमारी जो सरकार है राज्य सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और हमारे बहुत संवेदनशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर तरह की जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए, अगर किसी को व्हील चेयर चाहिए, स्टिक चाहिए, कान की कोई समस्या है या बहुत कोई समस्याएं हैं, यथासंभव यथाशक्ति जो है वो सेवा से काम कर रही है। पौड़ी में विश्व दिव्यांग दिवस पर जिला चिकित्सालय में समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सरकारी विभागों में काम करने वाले और समाज में अच्छा काम करने वाले 9 दिव्यांग लोगों को सम्मानित किया गया। सभी को 8-8 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा है कि दिव्यांगजनों का जज्बा समाज के लिए प्रेरणा है। सचिव नाजिश कलिंग ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम दिव्यांग लोगों में आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उन्हें समाज का अहम हिस्सा महसूस कराते हैं। अपनी दिव्यांगता को अपने माध्यम से अपनी आजीविका को जो दिव्यांग लोग हैं अपने आप को पीछे समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये सिद्ध हो गया है इस कार्यक्रम से कि विकलांग लोगों को आज यहाँ पर जो दिव्यांगजन हैं उनको पुरस्कार दिया गया और उन्होंने जो काम किया उसके एवज में उनको पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार केवल नाम के लिए नहीं दिया गया, उन्होंने जो काम किया है उसको पुरस्कार मिला है। और निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को हताशा निराशा मन में नहीं लानी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति जो है एक सामान्य व्यक्ति से किसी भी तरह से पीछे नहीं है। हमें केवल अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है कि एक विकलांग व्यक्ति भी, एक अक्षम व्यक्ति भी हमारे समाज में उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति करता चला आ रहा है। तो ये उनके लिए चुनौतीपूर्ण, अक्सर हमेशा हम देखते चले आ रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति के लिए ये साबित करना कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है और अपने समाज में उसी तरह से योगदान कर सकता है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है।
और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।